प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। ये 5 अंक का चैप्टर है और इसमें से 5 अंक का एक ही प्रश्न आने वाला है। हम लोगों ने इसके पहले पार्ट फर्स्ट देखा था, उस पार्ट में हमने पहला क्वेश्चन देखा था। अब उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन व द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए। एकाण्विक नाभिक रागी मतलब SN1 और द्विआण्विक नाभिक रागी मतलब SN2। एकाण्विक का मतलब जिस अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है। नाभिक रागी मतलब नाभिक का राग अलापने वाले या नाभिक को चाहने वाले, और जो नाभिक को चाहते हैं उस पर ऋणावेश होता है, क्योंकि नाभिक स्नेही, नाभिक में होगा धनावेश और नाभिक को जो स्नेह करेंगे उस पे होगा ऋणावेश। तो जो नाभिक स्नेही होते हैं उन पर हमेशा ऋणावेश होता है, या ये उदासीन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से नाभिक रागी मतलब नाभिक स्नेही, या इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है इस अभिक्रिया में जो प्रबल नाभिक स्नेही होगा वह दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो इस तरह से हमको SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को समझना है। अब जो SN1 और SN2 अभिक्रियाएं हैं ये एल्किल हैलाइडों में पाई जाती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है SN1 अभिक्रिया और दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया। 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, 2 का मतलब है बाईमॉलिक्यूलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और SN2 का मतलब होगा द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से आप क्लियर करना कि एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। SN अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। अब हमको SN1 अभिक्रिया को पढ़ना है, लेकिन SN1 अभिक्रिया को पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड मतलब जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उस कार्बन के साथ 3 एल्किल समूह होंगे। उसी प्रकार द्वितीयक एल्किल हैलाइड मतलब हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा रहता है जिस कार्बन के साथ 2 एल्किल समूह होंगे। और प्राथमिक एल्किल हैलाइड मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसके साथ एक एल्किल समूह जुड़ा रहता है। और एक होता है मेथिल हैलाइड मतलब CH3X। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है ये SN1 अभिक्रिया ज़्यादा अच्छे से देता है। क्यों? क्योंकि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो होता है, ये देखिए इसका जो फार्मूला है, ये जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है, इस तृतीयक एल्किल हैलाइड का बाधा प्रभाव या स्टेरिक इफेक्ट किसमें पाया जाता है, जिसके कारण से इस पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता, नाभिक स्नेही डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता। और जब नाभिक स्नेही डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा तब ये SN2 अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि दो अणु एक साथ भाग नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ ये जो एल्किल समूह हैं इनका होता है +I प्रभाव। +I प्रभाव होने के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की ओर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हैलोजन का निकलना आसान हो जाता है और एक स्थायी कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। सबसे बढ़िया कार्बोकेटायन जो होता है वो तृतीयक कार्बोकेटायन तृतीयक एल्किल हैलाइड से जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। और यही कारण है कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है ये SN1 अभिक्रिया बहुत ही अच्छी देता है, जबकि जो SN2 अभिक्रिया होती है वो सबसे बढ़िया होती है मेथिल हैलाइड में, जिसका फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड X। इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ बाधा प्रभाव सबसे कम होता है, और बाधा प्रभाव सबसे कम होने के कारण वहाँ पर नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण कर सकता है। और एक मेथिल हैलाइड और एक नाभिक स्नेही मतलब एक साथ दो अणु भाग लेते हैं, इसलिए SN2।
ठीक है, ध्यान रखना ये बातों को। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे अलग से वीडियो बने हैं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बढ़िया उसको और क्लियरली समझ लेना। अब हम देखते हैं SN1 अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में नाम से स्पष्ट है SN1 मतलब इसमें एक अणु भाग लेगा, और एक अणु भाग लेगा तो ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होगी, तो उसको कहते हैं SN1 अभिक्रिया। जबकि SN2 अभिक्रिया क्या होती है, तो SN2 अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक साथ 2 अणु भाग लेते हैं लेकिन वो एक ही पद में संपन्न होती है। अब देखिए इसकी क्रियाविधि, तो यह आपको क्लियर कर लेना है कि SN1 अभिक्रिया सबसे अच्छी कौन देता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री हैलाइड। तो इस क्रियाविधि का जो प्रथम पद है वो ये है कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है, इस तृतीयक एल्किल हैलाइड का हेट्रोलिटिक विखंडन होता है। हेट्रोलिटिक विखंडन का मतलब ये कार्बन और हेलोजन के बीच में ये जो बंध बना है, सहसंयोजक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, हेलोजन की ओर स्थानांतरित होता है, जिससे हेलोजन परमाणु पर ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। क्यों? क्योंकि हेलोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण हेलोजन परमाणु पर ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसलिए इस पर धनावेश आता है। तो यहाँ होता है हेट्रोलिटिक विखंडन, और ये मंद पद होता है, और जो मंद पद होता है वो RDS होता है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और यही अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। चूँकि ये दर निर्धारक पद है, RDS है, और इस अभिक्रिया में केवल तृतीयक एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग ले रहा है, और तृतीयक एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग लेने के कारण इस अभिक्रिया की दर केवल इसी के सांद्रण पर निर्भर करेगी, और एक अणु भाग ले रहा है तो इसके अभिक्रिया की कोटि एक ही होगी। तो इस तरह से इसका हेट्रोलिटिक विखंडन होता है और आपको मिलता है तृतीयक एल्किल कार्बोकेटायन। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, द्वितीय पद होता है, उस द्वितीय पद में क्या होता है, जो कार्बोकेटायन प्राप्त हुआ जिसको कहेंगे तृतीयक कार्बोकेटायन या 3 डिग्री कार्बोकेटायन या 3 डिग्री एल्किल कार्बोकेटायन, इस पर शीघ्रता से मतलब फास्ट जो है नाभिक नहीं आक्रमण करता है और प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और OH कार्बन के साथ जुड़ जाता है और बनाता है तृतीयक एल्कोहल। यहाँ हमने नाभिक स्नेही कौन लिया, OH माइनस लिया है, इसलिए हमको एल्कोहल मिला है। अगर यह नाभिक स्नेही आप कोई दूसरा लेते हो तो आपको भी दूसरा प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इस तरह से आपने देखा प्रथम पद और द्वितीय पद। तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर रखना है क्या, कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN1 अभिक्रिया ज़्यादा अच्छी देते हैं जितने भी एल्किल हैलाइड है उनकी तुलना में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अभिक्रिया है SN1, उसकी क्रियाविधि में जो प्रथम पद है, प्रथम पद जो है वो RDS होता है और वो मंद पद है, और उस प्रथम पद में तृतीयक एल्किल हैलाइड का अणु भाग ले रहा है, एक अणु भाग ले रहा है, इसीलिए अभिक्रिया की दर जो है तृतीयक एल्किल हैलाइड लिखा कैसे, देखो तीनों R को R3 लिख दिया, कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके सांद्रण मतलब बड़ा कोष्टक, इसके सांद्रण के, अब ये पूरा तृतीयक एल्किल हैलाइड का एक अणु हमारे पास है तो उसकी घात 1, तो अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी तृतीयक एल्किल हैलाइड के सांद्रण के प्रथम घात के। अभिक्रिया की दर को dx/dt से दर्शाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते तो बराबर कोई नियतांक आता है k, और बाकी जैसा का वैसा। तो अभिक्रिया की कोटि मतलब अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग, और यहाँ एक ही है तो इसीलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। तो SN1 अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो 1 होती है। तो ये है SN1 अभिक्रिया। अब हम समझते हैं SN2 अभिक्रिया को। देखिए जो SN2 अभिक्रिया होती है, SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस अभिक्रिया में एक साथ 2 अणु भाग लेते हैं और ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो मेथिल हैलाइड है वो सबसे बढ़िया प्राथमिक एल्किल हैलाइड से भी अच्छी SN2 अभिक्रिया देते हैं, ये ध्यान रखना। तो मेथिल हैलाइड मतलब CH3X, तो CH3 के जो कार्बन के 3 हाइड्रोजन है उसको इस तरह से हमने दर्शा दिया, और यहाँ नाभिक नहीं हमने लिया OH माइनस जो KOH से प्राप्त आपको हो सकता है। तो OH माइनस और मेथिल हैलाइड, और
जो मेथिल हैलाइड है इसमें बाधा प्रभाव एल्किल हैलाइडों की तुलना में सबसे कम है, जिसके कारण यह नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है। लेकिन नाभिक स्नेही जो इस मेथिल हैलाइड पर आक्रमण करेगा वो बैक साइड से आक्रमण करेगा, क्योंकि अगर इधर से आक्रमण करता है तो हैलोजन के द्वारा वो प्रतिकर्षित हो सकता है। इसीलिए ये जो नाभिक स्नेही है ये बैक साइड से आक्रमण करेगा। तो इस तरह से OH- इस मेथिल हैलाइड के कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा और हमको क्या करना है, यहाँ नाभिक स्नेही को कार्बन के साथ जोड़ना और हैलोजन को निकालना है। आप जानते हैं कार्बन और हैलोजन के बीच में दोस्ती है, इस दोस्ती को तोड़ना और नई दोस्ती बनाना है। तो आप जानते हैं कि दोस्ती एकदम से टूटती भी नहीं है और दोस्ती एकदम से बनती भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये धीरे धीरे निकलेगा और ये धीरे धीरे कार्बन के साथ नाभिक स्नेही जोड़ेगा। तो ये मंदपद है, जो मंदपद होता है वो RDS होता है। तो इस तरह से OH जो है कार्बन के साथ इस तरह से डैश डैश करके इसको जोड़ देंगे। ध्यान रहे OH यहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन जब बॉन्ड के साथ लिखते हैं तो O को लिखा जाता है बॉन्ड के साथ अटैच करके और हाइड्रोजन बाजू में। इस पर आएगा डेल माइनस और हैलोजन धीरे धीरे निकलेगा तो उस पर भी आएगा डेल माइनस। और इस तरह से हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जो जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है। तो ये जो कहलाती है मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था है। ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था ज़्यादा समय तक नहीं रहती और बहुत ही जल्दी यानी तीव्रता से, फास्ट गति से, द्रुत गति से यहाँ से हैलोजन X- के रूप में निकल जाता है और OH पूर्ण रूप से कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ठीक, और ये जो हैलोजन निकला है वो OH जो है इसका माइनस ये लेके निकल गया और OH जो है वो कार्बन से जुड़ गया। अब आप मेथिल हैलाइड से आपने बनाया मेथिल अल्कोहल। इन दोनों की संरचनाओं को अगर आप देखो तो अगर ये आपका छाता है और अगर आप तेज़ हवा में छाता रखते हैं तो तेज़ हवा में छाता रखने पर वो छाता जिस तरह से उल्टा हो जाता है वैसे ही इसका भी प्रतिलोमन हुआ है। प्रतिलोमन यानी उल्टा हो गया है। तो इस तरह के प्रतिलोमन को कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। क्या कहते हैं, शब्द ध्यान रखना, वाल्डन प्रतिलोमन। अब ये जो प्रथम पद मंद पद है, इस पद में दो अणु कहना चाहिए क्योंकि ये KOH से मिला है, नाभिक नहीं है ये। तो इस मंद पद में दो अणु एक साथ भाग ले रहे हैं और मंद पद में जितने अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। और आप जानते हैं मंद पद RDS है, इसमें मेथिल हैलाइड मतलब CH3X और मेथिल हैलाइड का एक अणु और नाभिक स्नेही मतलब OH- आयन दोनों एक साथ भाग लेते हैं। इसलिए जो अभिक्रिया की दर होगी वो समानुपाती होगी मेथिल हैलाइड की प्रथम घात के, क्योंकि एक अणु भाग ले रहा है, और OH- के प्रथम घात की, और दोनों अभिक्रिया की दर को प्रभावित भी कर रहे हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने के कारण उसको बड़े कोष्ठक में सांद्रण के रूप में दर्शाया है और एक एक अणु है तो एक एक घात आ गई। फिर वही बात अभिक्रिया की दर को लिखते हैं dx/dt के रूप में। समानुपाती का चिन्ह हटाते तो कोई नियतांक k आता है और बाकी जैसा का वैसा। और अभिक्रिया की कोटि निकालना है तो अभिकारकों की सांद्रता मतलब बड़ा कोष्ठक की घातों का योग मतलब 1 + 1 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि SN2 अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2 होती है। तो बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ लेना और इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर आप लिखकर देखना। और अगर आप लिखकर देखते हो, अगर आपने लिखकर देखा है तो कमेंट बॉक्स में S करके ज़रूर लिखना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। मतलब सभी में हैलोजन है, किसी में क्लोरीन मिलेगा तो किसी में ब्रोमीन मिलेगा, सब में हैलोजन है और सारे के सारे कार्बनिक यौगिक है, इनकी संरचनाओं को बनाना है। एक तरह से कहा जाए तो हमको IUPAC नाम दिए हैं, हमको इस संरचना सूत्र बनाना है। अब देखिए सबसे पहला दिया है 2-क्लोरो-3- मेथिल हमको इसकी संरचना बनाना है। तो सबसे पहले संरचना बनाने के लिए हमको ये देखना है यहाँ कि जो एल्केन है ये 5 कार्बन वाला एल्केन है।
पेंटेन, यानी पेंट प्लस एन, पेंटेन है मतलब 5 कार्बन वाला एल्केन है। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन ले लेते हैं इस तरह से। जब भी आप IUPAC नाम से सूत्र बनाओ तो कार्बन के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दो, ताकि हाइड्रोजन आपको अगर लगाना हो तो बहुत आसानी से आप लगा सको। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, बॉन्ड को अगर जोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन लगा पाने में फिर दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमने 5 कार्बन ले लिया पेंटेन। अब आप इसका पहले कहीं से भी नंबरिंग कर दो, तो हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से कर दो, ये यहाँ से कर दो, तो हम इधर से कर देते 1 2 3 4 5। फिर देखिए क्या बोलता है, दूसरे नंबर पे क्लोरो, तो सेकंड पोजीशन पे हम जोड़ते हैं क्लोरीन। तीसरे नंबर पे मेथिल, तो ये थर्ड पोजीशन पे हम जोड़ देते हैं मेथिल। मेथिल मतलब CH3, यहाँ हम Me भी लिख सकते हैं, Me का मतलब भी मेथिल होता है, तो ये जोड़ दिया हमने CH3। तो ये हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब हमारा एक ही काम बचा है, कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करना। कार्बन एक बंधा बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, कार्बन 3 बंधा बना रहा है 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बंधा बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बंधा बना रहा है 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 1 बंधा बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। अब ये हो गई कंप्लीट। उसके बाद देखिए अगला है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन बोला तो सबसे पहले बना लेते हैं हम बेंजीन को। ये बेंजीन हमने बना ली। क्लोरोबेंजीन मतलब इस तरह से, तो ये हो गई क्लोरोबेंजीन। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हो गया। अब ये जो ग्रुप जुड़ा है इसके सापेक्ष ये होता है आर्थो पोजीशन, या ये भी होता है आर्थो, ये होता है मेटा, या ये भी, इसको भी मेटा कह सकते हैं। और ये दोनों तरफ से जाओ तो पैरा, ठीक है, यानी ठीक नीचे की स्थिति। तो इधर से भी आप बोल सकते हो आर्थो मेटा पैरा, या इधर से भी बोल सकते हो आर्थो मेटा पैरा, क्योंकि ये जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है एक प्रकार से, तो इसके सापेक्ष ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो OMP, हम MP में रहते हैं और सामने O, तो OMP इस तरह से, क्योंकि यहाँ क्रम कभी कभी याद नहीं रह पाता है। भले ही हमको तैयार अच्छा होता है लेकिन समय पे याद नहीं आता है, तो OMP या OMP। अब ये हो गया क्लोरोबेंजीन। हमको चाहिए पैरा पोजीशन पे ब्रोमो, तो ये पैरा पोजीशन पे जोड़ दो ब्रोमो, तो ये हो गया पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। उसके बाद अगला है 1-क्लोरो-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन वाला एल्केन, लेकिन चक्रीय एल्केन। देखो इस तरह से, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड होंगे लेकिन चक्र होगा, ये है इस तरह से। साथ में साइक्लोहेक्सेन बोला तो प्रत्येक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन भी होते हैं, लेकिन हमको पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए हाइड्रोजन अभी नहीं लगाए। अब देखिए इसका पहले आप कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी, मैंने कहा कहीं से भी कर सकते हैं। अब पहले पोजीशन पे आपको क्लोरो जोड़ना है, तो पहली पोजीशन हमारी ये आ रही, तो यहाँ हम जोड़ देंगे क्लोरो Cl। चौथी पोजीशन पे एथिल आ रहा है, तो ये चौथी पोजीशन पे हम जोड़ देंगे एथिल। एथिल का मतलब C2H5 होता है, या आप एथिल को ET भी लिख सकते हैं, ET का मतलब भी होता है एथिल, ठीक है। अगर ET लिखा तो भी सही है। उसी प्रकार आपको मैंने बताया था, पहला जो हमने बनाया वहाँ मेथिल की जगह Me भी लिख सकते थे, क्योंकि Me का मतलब क्या होता है, मेथिल होता है, लिख सकते, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा एक ही काम बचा है, क्या, कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करना। तो कार्बन यहाँ 3 बंधा बना रहा है, 1 हाइड्रोजन, कहीं पर भी लगा दो जहाँ जगह आपको मिल रही है। यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बंधा बना रहा है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस तरह से ये हो गया 1-क्लोरो-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। फिर देखिए अगला है 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो पहले ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला, ब्यूट मतलब 4 कार्बन वाला, एन मतलब एल्केन, तो ये 4 कार्बन लगा देंगे हम इस तरह से।
ये 4 कार्बन। नंबरिंग कहीं से भी कर दो आप, इधर से करो या इधर से करो, 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद हमको लगाना है दूसरे नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो, तो यहाँ पे हम लगा देंगे Br। अब कार्बन की संयोजकता, यहाँ हाइड्रोजन लगेंगे 3, तो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3, यहाँ पर कार्बन 3 बंध बना रहा है, मतलब 1 हाइड्रोजन, यहाँ आएंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब एक लास्ट हमारा और बचा है, देखिए 1,4 डैश डाई ब्रोमो ब्यूट डैश 2 डैश इन। तो सबसे पहले ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ये ले लिया, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। नंबरिंग कहीं से भी कर दो आप, 1 2 3 4। फिर बोल रहा है सेकंड पोजीशन पे इन। अब सेकंड का मतलब क्या है, आप इधर से गए हो तो आपका सेकंड ये है, ठीक है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के पास डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 2 इन। उसके बाद 1,4 डाई ब्रोमो, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो, ऐसे 2 ब्रोमीन, तो डाई ब्रोमो, तो यहाँ लगा दो ब्रोमो, यहाँ लगा सकते, इधर लगा सकते, इधर लगा सकते हैं, यहाँ पे आएगा ब्रोमो। अब कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करना, 2 बंध बना रहा है कार्बन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है, जो आपको नाम दिया था उसके आधार पर संरचना है। तो ये हम यहीं तक छोड़ते हैं, इसका अगला पार्ट हम लेकर आएंगे, जिसमें इसके और प्रश्न जो बचे हैं उनको भी हम हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए उन तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, अगले पार्ट में। थैंक यू।